हेलो दोस्तों, तो मैं अर्जुन मिश्रा और आज हम लोग इस वीडियो में अपनी देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि हम लोगों ने इससे पहले अपनी जो पूरी टेंस की सीरीज़ है उसे हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोगों का जो लास्ट टेंस बचा है वो हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलो हम लोग बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो उससे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ और आप लोग तब तक क्या करो, अपनी पेन और नोटबुक लेके साथ में बैठो, जिससे कि नोट करते हुए इसी वक्त चलो। तो चलो नोट करते हैं हम लोग। तो जो आज हम लोगों का टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखो, अगर मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि आप लोग इस हेडिंग के थ्रू किसी भी टेंस को, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगी और इसके अलावा उसमें मेन वर्ब क्या आएंगी, अगर आप लोग उसे इस हेडिंग के हिसाब से समझते हो, समझ रहे हो, अगर इस हेडिंग के तरीके से समझते हो तो हम लोगों के लिए काफ़ी आसान होता है और हमेशा कभी भी भूलने की वो नहीं होती है, दिक्कत नहीं होती है कि मान लो कभी हम लोग कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं कि इस टेंस में तो ये था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो क्या यूज़ करते थे हेल्पिंग वर्ब का, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, या परफेक्ट में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी क्या होता है कि हम लोग जो है अगर इनके हिसाब से पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ फ्यूचर है, परफेक्ट है और कॉन्टिन्यूअस है, इसके बाद टेंस है, तो अब हम इसे इस हेडिंग के थ्रू जाने। तो देखो, सबसे पहले हम लोग इसी तरीके से हम लोग अपनी हर क्लासेस में करते हैं, तो इसमें भी उसी हिसाब से करने वाले हैं। देखो, अगर यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है तो मैंने ये बताया है कि जहाँ भी आपको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म दिखे किसी भी टेंस में, तो वहाँ ये डेफिनेट समझ जाओ कि वहाँ पे जो आने वाली वर्ब है वो वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है, या हम कहेंगे वर्ब की जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी ऐड करते हैं तो इसे हम कहते हैं वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो इस फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड आती है कि यहाँ पे है परफेक्ट। तो परफेक्ट हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज होगी जो यहाँ पे परफेक्ट आएगी, यानी कि परफेक्ट यानी कि वो क्या होगी, वो थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कई लोग तो ये कहेंगे कि थर्ड फॉर्म कहाँ यहाँ आने वाली है, अभी बताता हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे जो है ये है फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए क्या मैंने बताया था कि अगर फ्यूचर टेंस होगा तो उसमें तो आप डेफिनेटली ये मान के चलो कि विल और सेल का हमें यूज ही करना है, ठीक है। और देखो, अब विल और सेल का यूज करना है, हम लोग ये भी जान गए कि फ्यूचर में हमें है तो विल और सेल का यूज करना है, और परफेक्ट है तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसे समझते हैं कि ये बीच पे क्या होगा। तो हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब, इनमें ये डायरेक्टली समझो कि हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करोगे। हेल्पिंग वर्ब आप लोग यूज करोगे विल, हैव और बीन, ठीक है। और इसके बाद दूसरी ये यूज करोगे शैल हैव बीन, ठीक है। अब देखो, ये जो बी होती है, समझ लो, ये जो बी होती है ये हमें रिप्रेजेंट किसे करती है, रिप्रेजेंट ये हमारी करती है, देखो बी जो फॉर्म होती है, क्या बी, इस बी फॉर्म में जो इस बी की थर्ड फॉर्म होती है, जैसे देखो इज आर एम, इज आर और एम, ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की ये हो गई हमारी फर्स्ट फॉर्म। और जो इसकी पास्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, वाज और वर, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है यानी कि जो परफेक्ट वाली फॉर्म होती है वो होती है हमारी वीन, ठीक है। और इसके बाद ये हो गई हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसी में जब आईएनजी लगाते हैं तो क्या हो जाता है, बीइंग, जिसे हम कहते हैं बीईआईएनजी, क्या होती है, बीईआईएनजी। ये फॉर्म जो होती है इसकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ये जो वर्ब की फॉर्म है, बी वर्ब की फॉर्म है, इसी का जो बीन होता है वही हमारे यहाँ पे परफेक्ट रूप में आता है। क्यों, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई काम परफेक्ट होगा तो उस परफेक्शन को दिखाने के लिए कुछ ना तो आएगा, यानी कि कुछ हेल्पिंग वर्ब को उस परफेक्शन को दिखाने के लिए आएगी, तो वही हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे आई है बीन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग शायद ये समझ गए होंगे कि विल हैव बीन का हमें यूज करना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और शैल हैव बीन का। अब बात ये आती है कि हम कब विल हैव बीन का यूज करेंगे और कब शैल हैव बीन का यूज करेंगे। तो इसके लिए आप ये समझो कि मान लो अगर किसी टेंस में, किसी भी सेंटेंस में क्या दिया हो, आई और वी दिए होंगे, तो वहां पे क्या करोगे, आई और वी के साथ यूज करोगे आप शैल का, ठीक है। आई और वी के साथ आप शैल हैव बीन का यूज करोगे, और जितने से सब्जेक्ट बचते हैं
इसके अलावा आई वी के अलावा दे, यू, ही, सी, इट, और इसके अलावा किसी भी चीज़ का नाम, या वो प्लूरल हो, सिंगुलर हो, कुछ भी हो, केवल आई भी अगर छोड़ दो, इसके अलावा जितने भी आएंगे उसके साथ आप क्या करोगे, सेल, विल, हैव, बीन का यूज़ करोगे। अब हम लोग इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे हम लोग विल सेल का यूज़ करते थे कि मतलब कि आई और वी के साथ विल का, और किसका, आई और वी के साथ सेल का, और इसके बाद जितने भी शेष अदर सब्जेक्ट्स होते थे उनके साथ हम लोग यूज करते थे विल का। उसी तरीके से यहाँ भी होने वाला है कि विल के साथ जो होता है, विल हैव बीन के साथ जो होंगे शेष अदर सब्जेक्ट होंगे आई वी के अलावा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और इनमें देखते हैं इनके स्ट्रक्चर्स कि कैसे ये बनते हैं, और इनके बारे में डिटेल हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या बताया, वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यूज होगी। तो सिंपल सा इनका पहले स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं क्या बनेगा। तो आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो मैं इसे इरेज करता हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हाँ देखो, अब हम लोग चलते हैं, पहले तो इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे बनेंगे। तो इनके स्ट्रक्चर सबसे पहले ये देखो, हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, किसी भी जो होता है हम सेंटेंस का जो बनाते हैं उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। इसके बाद जो लिखते हैं हम लोग लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और इसके बाद लिखते हैं मेन वर्ब, ठीक है, और इसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी में क्या होता है जब ये कभी कॉन्टिन्यूअस हो, कभी जब सिंपल बनता है यानी कि अफर्मेटिव बनते हैं, जब निगेटिव बनता है या जब इंट्रोगेटिव बनते हैं, तो इसी सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते हैं। जैसे कि अगर मान लो ये सिंपल में बनता है तो सिंपल यही फॉर्मेट बन जाता है, लेकिन अगर यही मान लो निगेटिव में बनेगा तो यही है जो हेल्पिंग वर्ब हम लोग लिखेंगे उसी में हम नॉट का यूज कर लेते हैं। और जब यही इंट्रोगेटिव बनता है तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या करते हैं, इन्हीं जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं इन्हें सबसे पहले सेंटेंस में स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि इनमें हमने ये लिख दिया। और यहाँ पे आपको लिखने के लिए या नोट करने के लिए मैं बता देता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब आप क्या यूज़ करोगे। देखो आई और वी के साथ आप क्या यूज़ कर लोगे, सेल हैव वी, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी अदर होंगे, अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है, इनके साथ ये क्या यूज करोगे, विल हैव बीन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देख लिया विल हैव बीन होंगे और सेल हैव बीन। और मेन वर्ब क्या यूज करोगे, मेन वर्ब के लिए आप क्या करोगे, जो वर्ब आएगी, मान लो अब ये वर्ब क्या होगी, वर्ब मैंने बताया है कि जो भी किसी सेंटेंस में किसी भी हैपनिंग को दिखाए या उसके स्टेट को दिखाए और इसके अलावा जो उसके पोजीशन को दिखाए, वही क्या होती हैं, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होंगी। तो इन हेल्पिंग वर्ब्स को क्या करोगे, आप क्या करोगे कि यहाँ पे जो उसकी उस हेल्पिंग वर्ब की, जैसे मान लो गो है तो गो की जो फर्स्ट फॉर्म है वो तो गो ही है। अब उसमें अगर आईएनजी आप लगाते हो तो क्या हो जाता है, गोइंग। तो उसी तरीके किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करोगे, वो क्या हो जाएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वर्ब होती है जो, इस तरीके से हम लोग इनके स्ट्रक्चर्स देख लिए। अब इन्हीं में हम लोग इनके कुछ सेंटेंसेस चलो बना के देख लेते हैं। देखो मैं लिखता हूँ और इसके बाद हम लोग एक आध दो आपको एरर्स भी करने को बताऊंगा कैसे करेंगे। देखो जैसे मैं लिखता हूँ राम, या राम क्या हम लोग देख लेते हैं, अर्जुन लिख लेते हैं, अर्जुन विल हैव। देखो इसमें मैंने आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताई, एक चीज़ जो कि बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो जब कोई भी टेंस होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कोई एक एक्शन होता है जो कि एक पर्टिकुलर, यानी कि जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट में पढ़ा था, तो आप पहले प्रेजेंट को समझो। जब हम लोग प्रेजेंट में पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे, इसी तरीके से तो पढ़ते थे कि जो यानी कि कोई काम एक्शन होता था जो कि काफ़ी लंबे समय से हम लोग पास्ट से कर रहे थे और करते हुए चले आ रहे थे और इस पर्टिकुलर प्रेजेंट टाइम में भी कर रहे थे। तो इसी तरीके फ्यूचर में भी होगा कि कोई काम हम लोग कर रहे होंगे और एक समय आएगा तब भी कर रहे होंगे और इसके बाद उस टाइम को हमें रिफ़र करना होगा। तो उस समय को रिफ़र करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, सिंस और फॉर, दो टाइम होते थे, टाइम प्रोनाउंस होते थे। क्या होते हैं वहाँ पे, वो प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ज़्यादा इसे बहुत ज़्यादा वो नहीं एक्सप्लोर नहीं करेंगे कि यहाँ पे वो है प्रोनाउन है, वो प्रोनाउन है या प्रेपोजिशन है या वो कंजंक्शन है। तो देखो हमें क्या करना है, अभी जो बता रहा हूँ वहाँ पे क्या थे, वो
प्रेपोजिशन थे। अब प्रेपोजिशन जो सिंस और फॉर थे, वहीं पे हम लोग एक नए क्या होंगे, नए अपने मेहमान को समझो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जो कि हमारे यहाँ फ्रॉम। ठीक है, अब देखो फ्रॉम जो आएगा उसे हम लोग यूज करेंगे अपने सेंटेंस में। कहाँ यूज करेंगे? सिंस की जगह पे। अब सिंस की जगह पे फ्रॉम का यूज क्यों करेंगे? इसका यूज इसलिए करेंगे क्योंकि देखो जो सेंस होता है वो किसी भी पास्ट के टाइम से टिल नाउ तक के, अभी तक के एक्शन को रिफर करता है। लेकिन अब जब यहाँ पे होगा फ्यूचर में, तो वहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा, कोई ऐसा काम होगा नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे फ्रॉम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फॉर और फ्रॉम का यूज करने वाले। ठीक है, अब फॉर और फ्रॉम का यूज करने वाले। अब यहाँ पे फॉर कब आएगा? जो हमारे क्या होंगे, जो ऐसे टाइम्स होंगे जिन्हें हम डेफिनेट नहीं कर सकते हैं। डेफिनेट कैसे नहीं कर सकते हो? हम लोग जैसे कहेंगे 2 आवर्स, 3 आवर्स, 13 डेज, ठीक है, 12 मंथ्स, या इस तरीके के जो एक्शन टाइम होंगे उन्हें, जैसे आप मान लो अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो जैसे क्या हो जाएगा, हमारा मॉर्निंग हो जाएगा, कोई पर्टिकुलर डेट हो जाएगी, और इस तरीके के जो एक्शंस होंगे उन्हें, यानी पॉइंट ऑफ टाइम होंगे, उन्हें हम फ्रॉम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और जितने भी फ्रॉम होंगे, ठीक है, कैलेंडर में जितनी भी वैसी चीज़ें कैलेंडर की होती हैं, वो हम लोग कहते हैं कि क्या होती हैं, एक पर्टिकुलर टाइम को पिन करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ संडे, तो संडे जो है वो क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है ना। क्योंकि संडे हम लोग जानते हैं कि जो संडे का दिन होता है उसे हम लोग 7 दिनों में, जैसे हम लोग क्या जानते हैं 7 ही दिन हम लोगों के पास होते हैं, उन 7 में हम जो संडे होता है उसे अपने किसी के लिए रखते हैं, छुट्टियों वगैरह के लिए रखते हैं, या हम लोग थोड़ी खुशी मनाते हैं इसलिए रखते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो फ्रॉम आ रहा है, वो फ्रॉम एक पर्टिकुलर पॉइंट को रिफर करेगा। अब वो जितने भी दिन के जितने भी टाइम होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, दिन के जितने टाइम होंगे वहाँ पे फ्रॉम का यूज होगा। कोई भी जो डेफिनिट डेट होगी, जैसे मैं कह देता हूँ कि 2010 या 2012, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को करने के लिए, जैसे अभी मान लो ये चल रहा है 2022, ठीक है, तो अब अगर हम लोगों को कहने होगा 2023 में हम लोग इस काम को कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। ठीक है, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस बनेंगे हम लोग इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, फ्रॉम और फ्रॉम, ये मान लो कि अभी देखो बेस पे ये समझो कि जो डे वगैरह हैं, जो पॉइंट ऑफ टाइम होंगे, उनके साथ आप क्या यूज करोगे, फ्रॉम का। और जितने भी डेफिनेट नहीं है, ठीक है, उनके साथ क्या करोगे, फॉर का यूज करोगे। तो फॉर और फ्रॉम को हम लोगों ने देख लिया, यानी कि यहाँ पे जो सिंस है, सिंस भैया हैं जो हमारी ये वाले मेहमान थे, इन्हें हम लोग यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, उसे और डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा जब क्या करूंगा, सिंस और फॉर को हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी देखो हम लोगों ने क्या किया है, केवल ये देख लिया है कि डे ऑफ टाइम या इनमें कैसे यूज करते हैं, इनके यूज। लेकिन अगर हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें तो फॉर का, ये फॉर जो है इसका यूज कितने सारे टेंसों में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, या फ्रॉम जो है इसका यूज हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरीके के जो सेंस है इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो अभी यहाँ पे अगर हम लोग एक साथ सबको पढ़ेंगे तो वो सब मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स हो जाएंगे तो समझ रहे हो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देखो जितना हम लोग पढ़ें उतना अगर हम लोग के लिए क्लियर है तो वो बहुत अच्छी बात है, रेदर देन कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़ लें और उसमें से हमें कुछ भी क्लियर ना हो। तो जो चीज़ें हम लोग पढ़ें वो अगर हमारे पास क्लियर रहती हैं तो वो बहुत बेहतरीन होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सिंस और फ्रॉम और सिंस, फ्रॉम और फॉर, इन तीनों को हम लोग कैसे करने वाले हैं। हम लोग अब चलते हैं यहाँ पे अपने सेंटेंस पे, सेंटेंस को देखते हैं कैसे किए हैं। मैंने कहा अर्जुन विल हैव, और यहाँ पे मैंने लिखा वीन। ठीक है, अर्जुन विल हैव वीन, जस्ट 1 मिनट। अब यहाँ पे कोई आप ये लो, मैं कहता हूँ अर्जुन विल हैव बीन गोइंग मार्केट। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, फॉर 3 आवर्स। ठीक है, अब मैंने ये सेंटेंस लिखा, अर्जुन विल हैव बीन गोइंग मार्केट फॉर 3 आवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो अपने सेंटेंस है उन्हें बना रहे होंगे। ठीक है, तो चलो अब इसी तरीके से हम लोग एक किस पे करते हैं, अपने सेल पे बना लेते हैं, सेल हैव बीन पे। अब मैंने यहाँ पे वो लिखा था, अब अगर मान लो यहीं पे आपको सेल बनाना है तो मैं कह देता हूँ वी सेल हैव बीन डूइंग
डूइंग आवर वर्क फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना काम कर रहे होंगे सुबह से। ठीक है, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे उन्हें हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। अब आप लोगों की है कुछ टेस्ट की बारी। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो हम लोग की क्या है, टेक्स्ट, आप लोगों के टेस्ट की बारी है कि हम लोगों ने जो इतना देखा, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बोलूँगा, आप लोग उसमें ये बताना कि वहाँ पे क्या यूज़ होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। वही तो करने में मज़ा है जब इतनी देर हम लोगों ने पढ़ा। तो अब हम लोग खुद में देख लेते हैं कि भाई हमें कुछ समझ में आया या नहीं आया। तो चलो हम लोग कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और आप लोग उनका आंसर दोगे। ठीक है, यहाँ से भी मैं सब कुछ मिटा रहा हूँ क्योंकि बहुत देर से मैं समझा रहा हूँ। देखते हैं कितना आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, तो चलो अब है आप लोग की बारी। अब तक मैंने आप लोगों को बताया। देखो बिल्कुल घबराना मत कि क्या आने वाला है, कैसे जो होगा। अगर आप लोग नहीं बता पाते हो तो मैं बताने के लिए हूँ। और जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो सेंटेंसेस फिर जिसलिए हम लोग अपनी डेली लाइफ में उन्हें यूज़ कर सके। ठीक है, देखो जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना यार, ये हम लोग अगर चाहेंगे स्पीकिंग में यूज़ करना कि हम लोग इससे स्पोकन आ जाए, स्पोकन इंग्लिश, तो बहुत डिफ़िकल्ट है। यानी कि जो हम लोग ग्रामर का नॉलेज लेते हैं, यहाँ से हमें स्पोकन कभी भी आने वाली नहीं। अब मैं ऐसा कैसे कह रहा हूँ कि नहीं आने वाली, क्योंकि यार हमें जो पढ़ना है ना, वो हमें जो डेली लाइफ है वो हमारी टंग पे होनी चाहिए। जैसे कि जितने भी यूज़ होते हैं, ये मानो कि जो हमें स्पोकन में चाहिए करने के लिए, स्पोकन में क्या चाहिए कि केवल ये मानो कि मैंने एक बार और बताया आप लोगों को कि जितना भी अगर हमें टेंस आता है और इसके बाद हमें मॉडल्स आते हैं, तो ये समझो कि आपने 80% स्पोकन में 80% आपने कवर कर लिया है। ठीक है, यानी कि अगर आपको स्पोकन बोलना है या कहीं पे करना है और आपकी ये दो चीज़ें कंप्लीट हैं, तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और यहाँ पे कई सारे मेरे दोस्त ऐसे भी होंगे जिन्हें ये बहुत अच्छे से क्लियर भी होगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, यानी कि टेंस की पूरी नॉलेज होगी और जितने भी मॉडल्स हैं उन्हें भी अच्छे तरीके से नहीं तो थोड़ा बहुत तो जानते हैं। जैसे कि कैन हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, या कुड हो गया, सेल हो गया, शुड हो गया, इनका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपनी उसे टंग पे नहीं ला पाते हैं। यानी कि जब हमें बोलने का समय आता है तो हम वहाँ पे क्या हो जाते हैं, एकदम फ्लैट हो जाते हैं, ना तो हमारी जुबान से एक भी लफ्ज़ निकलते हैं कि हम उसे डायरेक्टली बोल सकें। तो अगर हम लोग वहाँ पे नहीं बोल पाते हैं तो वो क्या है, हमारी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। क्या है कि जैसे कि हम लोग कहते तो हैं कि हमें आ तो रहा है, लेकिन अगर आ रहा है तो हमें तो उसे जुबान पे चाहिए ना। यानी कि मान लो अगर हम लोगों ने पूरे 6 महीने 7 महीने देके अपने एक कोर्स को कंप्लीट किया, तो उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद उसमें अगर हमें कोई खड़ा कह देता है, मान लो हम कहते हैं हमें पूरी इंग्लिश आती है, लेकिन अगर इंग्लिश मान लो कोई कहता है कि हमें अच्छा अगर आपको इंग्लिश आती है तो 15 मिनट बोल के दिखाओ, तो अगर हम लोगों को वहाँ पे बोलना नहीं आ रहा है तो उतना जो हम लोगों ने पढ़ा है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू तो नहीं रह जाएगी ना। वो तो कहेंगे कि भाई अगर तुम्हें आती है तो ये क्यों नहीं बोल पा रहे हो, इंग्लिश में बात क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए हमें जो है यहाँ से पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा हमें अपने स्पोकन पे भी ध्यान देना है। तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, जैसे हम लोगों ने टेंस पढ़ लिया, तो इसके अलावा मैं अब कोशिश करूँगा क्या, मैं आप लोगों के लिए जो है नई नई वीडियोस में हर एक तरीके से अलग अलग तरीके से जो एक्सप्रेशंस होते हैं या जो बहुत अच्छी अच्छी मीनिंग्स होती हैं जिन्हें आप लाइफ में यूँ यानी कि फटाक से यूज़ कर सकते हो और काफ़ी सारी चीज़ें आप उनमें कह सकते हो। जैसे कि मैंने एक वर्ड आप लोगों को अभी आपने 2-3 सेशन से पहले बताया था, आप लोगों को एक बार रिमाइंड करा देता हूँ और आप लोग भी उस पर ध्यान दिया करो। जैसे मैंने कहा था, जैसे हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं हार्ड वर्क, ठीक है, तो उसी तरीका आप उसे क्या कर सकते हो, हार्ड नट टू क्रैक। तो जो मुश्किल काम होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, यानी कि अच्छे लेवल पे अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कहोगे क्या, हार्ड नेट टू क्रैक। और इसी तरीके से मैंने बताया था जो बहुत ही आसान काम होते हैं उन्हें हम कह देते हैं सिंपल वर्क, ठीक है, या बहुत हम कहेंगे स्मूदी वर्क। लेकिन यहाँ पे आप यूज़ क्या कर सकते हो, डिमी या डजन। डिमी या डजन का मतलब ही होता है कि किसी भी काम में आसानी से उसे करना। अब इसी तरीके हम कहते हैं जैसे कि इम्प्रूव, यानी कि इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, ठीक है, मैं कहता हूँ कि यू शुड इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस, तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस
इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर सकते हो कि इम्प्रूव की जगह इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, जो हमारा ये कॉन्फिडेंस वर्ड है, इसके तरीके इस वर्ड के प्लेस पे हम लोग एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एप्लॉम, ठीक है। क्या कहोगे? यू शुड इंक्रीज योर एप्लॉम डे बाई डे, ठीक है। दिन ब दिन आप अपने जो कॉन्फिडेंस है उसे एप्लॉम कर सकते हो, यानी कि बढ़ा सकते हो। या हम कह सकते हैं एक वर्ड, एक फ्रेज होती है जिसे कहते हैं बाय एंड बाय, बाय एंड बाय, ठीक है। ये क्या होती है कि जो प्रकृति का नेचर है ना सीखने का, वो क्या है? बाय एंड बाय है, यानी कि जैसे जैसे हम पढ़ते हैं वैसे वैसे सीखते हैं। तो अब मान लो आपको किसी चीज़ को करनी है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आपसे कोई कह रहा है कि क्या ही इसमें लगे रहते हो यार, बड़ी टाइम लगती है, तो उससे आप क्या कह सकते हो कि जो प्रकृति का नेचर है ना वो बाय एंड बाय है, तो इसलिए तुम्हें तो समझ में आता नहीं, तो अपनी जुबान बंद करके रखा करो। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे फ्रेजेस, केवल आप फ्रेजेस को यूज़ करके अपनी डेली लाइफ में यूज़ करो, और जिससे कि आप लोग, यानी कि आपके वर्ड्स, एक टाइम ऐसा आएगा, यानी कि जैसे कहते हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, जो कि रोम है वो एक दिन में नहीं था, पर एक दिन जरूर बना था। उसी तरीके से हम आज भले ही आप लोग या कोई भी स्पोकन नहीं बोल सकता है या इंग्लिश में बात नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप प्रयास करोगे तो एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर बोलोगे, ठीक है। तो आज का जो सेशन है उसमें काफ़ी सारी बातें हुई हम लोगों के बारे में, यानी कि हम लोग जो लाइफ में है उसमें कैसे यूज कर सकते हैं इंग्लिश को, और डेफिनेटली यार हम लोग उसी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया ये, अब हम लोग चलते हैं इनके कुछ निगेटिव देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को शायद अच्छा लगा हो, और जैसा भी होगा कमेंट में बताना कि कैसा रहा। चलो इसके बाद हम लोग जो देखते हैं वो क्या देखेंगे कि अब इनके जो निगेटिव होते हैं, जैसे हम लोगों ने अफर्मेटिव में देख लिया कि सेंटेंसेस में विल और शैल इनका यूज करते हैं। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। क्या? निगेटिव, ठीक है। अब निगेटिव में क्या करोगे? निगेटिव में मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या बताया है, हेल्पिंग वर्ब में क्या करोगे, जैसे ये है विल हैव बीन, ठीक है। विल हैव बीन और शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, ठीक है। अब यहाँ पे जब यूज करना होगा तो जस्ट क्या करोगे, जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है, इस हेल्पिंग वर्ब में भी जानते हो, जैसे कि ये हमारी क्या है, एक पूरी फ्रेज है हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, अब जस्ट विल के बाद विल नॉट हैव बीन, इसी तरीके से शैल नॉट हैव बीन का यूज करोगे। और क्या करोगे यहाँ पे, जैसे मैंने ये तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं इरेज करके यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देता हूँ दूसरा चीज, यहाँ पे विल नॉट हैव बीन, ठीक है, और शैल नॉट हैव बीन, केवल इतना सा। और मेन वर्ब मैंने बताया है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस तो सब टेंस में लगा है ना, तो वही यूज करेंगे। बस यहाँ पे क्या आ गया कि निगेटिव। तो जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि हम लोग टेस्ट लेने वाले, तो अब मैं निगेटिव के थ्रू आप लोगों का टेस्ट लूंगा। चलो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, और अब हम लोग चल रहे हैं, आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन लिखने ही जा रहे थे, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा उधर चले गए थे। चलो मैं लिखता हूँ दे विल, तो जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूँ, विल शैल हैव, इसका मतलब समझ रहे हो, केवल आपको यहां बताना है कि विल यूज करोगे या शैल यूज करोगे। ये हैव बीन दोनों के साथ ऐड है। प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम मॉर्निंग, या हम लोग यहाँ कहते हैं दे विल और शैल नॉट हैव बीन। यहाँ पे वर्ब आप लोग एक काम करो, चेंज कर लो, वर्ब आप लोग कर लो, चलो सिंपल सा रख देते हैं, ठीक है, गोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग हमें ये बताओ कि कैसे आप लोग करोगे। देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा दे विल और शैल, अब यहाँ पे आप लोग ये बताओ केवल कि आप विल का यूज करोगे और शैल का यूज करोगे, क्योंकि हैव बीन आ गया है, तो इससे हमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, परफेक्ट की बात कर रहे हैं दोनों मिलकर।
और ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप विल और इनमें यूज़ करना है तो क्या करोगे, देखो तो जस्ट 3 सेकंड का आप लोगों को वो देता हूँ मौका, तो शायद आप लोगों का टाइम ओवर हो गया। तो यहाँ पे दे है, और दे मैंने क्या बताया था, आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ आप यूज़ करोगे विल का, शैल का यूज़ कतई नहीं करोगे, ठीक है। इसी तरीके से चलो एक सेंटेंस और देखते हैं। मैं लिखता हूँ वी विल नॉट हैव बीन और shall not have been eating food for 2 hours, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे बताओ आप लोग क्या यूज करोगे, वी है और will not have been, shall not have been eating food for 2 hours। तो अब यहाँ पे क्या करोगे ये केवल आप समझो कि कहाँ पे हम लोग विल यूज कर रहे हैं, कहाँ पे shall have not been का। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, आई और वी क्या है, इनके साथ क्या आएंगे shall, ठीक है। यानी कि shall सही होगा और जो ये हैं ये होंगे हमारे गलत, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आया, एक हम लोग और करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो मैं लिखता हूँ आई shall we or will have been going there for 2 hours। तो हो सकता है आप लोग को अभी मैंने, क्योंकि देखो वी के साथ मैंने ये नहीं पढ़ाया है टाइम का, तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे कर लो, यही जो सेम है ना विल हैव नॉट, इनके साथ यही कर लो। तो आप लोग क्या करोगे, देखो आई है और आई के साथ क्या आएगा, हमारा आएगा shall, ये हो जाएंगे। फिर से विल वाले जो हैं ये गलत हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा हमारा विल सही। क्या हो जाएगा, आई शैल हैव बीन। देखो मैंने हैव बीन को तो काट दिया, लेकिन हैव बीन ये कटेंगे नहीं, ठीक है। पेन भी इतनी चलती है कि हैव बीन, ठीक है। मैंने क्या कहा, आई शैल हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 hours। तो इस तरीके से हम लोग यूज कर रहे होंगे। अब हम लोगों ने काफ़ी सारे इनके सेंटेंसेस कर लिए हैं, तो आप लोग इन्हें नोट करो और इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव को देखने वाले हैं। तो चलो हम लोग इंट्रोगेटिव को देखने हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो जैसे कि कई बार मैंने बात किया है कि इंट्रोगेटिव, तो देखो हम लोग क्या देख रहे थे कि हम लोगों को क्या देखना है, इंट्रोगेटिव हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव इतने बड़े क्या है कि क्या पंगा लेना है उनसे। चलो देख लेते हैं इंट्रोगेटिव को। तो इंट्रोगेटिव क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्योंकि हम जो होते हैं कहीं भी अगर क्वेश्चन पूछना हुआ या कुछ भी करना हुआ तो हम इंट्रोगेटिव का यूज़ करते हैं। तो उसी फंक्शन में हम क्या देखने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव में मैंने बहुत बार बताया है, जितने भी टेंस मैंने पढ़ाए हैं सब में मैंने ये बताया है कि इनके कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। एक टाइप जो होता है वो होता है QW टाइप, जो होते हैं क्वेश्चन वर्ड, और दूसरा होता है यस नो, ठीक है। अब चलो हम दोनों के फॉर्मेट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं यस नो वाले को, क्यों, क्योंकि इसी से ज़्यादा थोड़ा सा बस बड़ा होता है ये वाला, ठीक है। तो पहले हम लोग इसे देख लेते हैं। आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, ठीक है। इसके बाद लिखोगे सब्जेक्ट, इसके बाद लिखोगे मेन वर्ब, इसके बाद लिखोगे ऑब्जेक्ट, और इसके बाद लिखोगे क्या, क्वेश्चन मार्क लगाओगे। अब यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है ना, इसकी जगह कितना केवल आएगा, विल और शैल, केवल इतने आएंगे, ठीक है। इस बात को जो है ना
थोड़ा इम्पोर्टेंस और जोर देके समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे जो टेंस को रिप्रेजेंट करने वाली हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो ही बाहर उठ के आती हैं, ठीक है। जो सेंटेंस के बीच से बाहर उठ के आने वाली हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं, केवल वो हेल्पिंग जो टेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे विल और शैल यहाँ पे फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्शन किस टाइम में हुआ था। तो उसी तरीके से जब यहाँ पे जो इसके अलावा आएंगे वो सब्जेक्ट से जस्ट बाद, जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया सब्जेक्ट, इसके बाद जो यहाँ पे जो शेष हेल्पिंग वर्ब उनकी माने फ्रेज होती है ना, तो इसके बाद यहाँ पे जो आएगी यहाँ पे आप लिखोगे हैव बीन, ठीक है, हैव बीन यहाँ पे लिखोगे। तो ये जो अभी क्लियर होगा ये हमारे होंगे सेंटेंस से क्लियर। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि जैसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैव बीन का यूज़ करेंगे। इसके बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब में क्या, कंटीन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद क्या करोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब जो इसमें होता है, इसमें क्या करते हैं, केवल क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, क्वेश्चन। अब कई सारे दोस्त ऐसे नहीं होंगे जो क्वेश्चन वर्ड नहीं जानते होंगे। तो देखो क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, मान लो जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो, आप वहाँ पे क्यों जा रहे होगे, मैंने इस टेंस से नहीं बताया लेकिन क्यों बता रहा हूँ कि आप वहाँ क्यों जा रहे होंगे, आप खाना क्यों खा रहे होंगे, आप वहाँ पे कब जाएंगे। तो जो कब, क्यों, इसी तरीके के हैं, व्हाई, व्हेन, व्हाट और हाउ मच, हाउ मेनी, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं जो कि हमसे क्वेश्चन पूछते हैं या उनकी फ्रीक्वेंसी पूछते हैं कि वो कितना है, उस सब को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आता है, क्यूडब्ल्यू, क्वेश्चन वर्ड। अब जो ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और इस हेल्पिंग वर्ब में भी सिंपली केवल इतना ही हम यूज करेंगे। इसके बाद क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट, और इसके बाद क्या होगी जो शेष हैव बीन, इसके बाद होगी मेन वर्ब, और मेन वर्ब में कौन सी, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद होगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये होंगी जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के क्या बनेंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं उनके जो क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि जिन स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग बनाते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग अब इसके आगे देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्पल्स इनके देख लेते हैं। तो चलो, आप लोगों ने आई होप कि इसे नोट कर लिया होगा। देखो हम लोगों ने जैसे इन्हें नोट कर लिया, अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग चलो सेंटेंसेस अपने बनाते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ आई कहाँ से आ जाएगा, पहले ही गलत, विल और सेल, आई हैव बीन ईटिंग मैंगो फ्रॉम इवनिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ये बताओ कि आप विल का यूज करोगे और सेल का। अभी देखो केवल ये सब पीछे वाले जो फंक्शंस हैं इन्हें छोड़ दो, केवल आगे आप लोग, मैं ज़्यादा आप लोगों को जो अटेंशन ग्रैब करना चाहता हूँ वो क्या है कि आप लोग यहाँ पे अपनी अटेंशन को रोको कि यहाँ पे कब विल आ रहा है, कब सेल आ रहा है। क्योंकि देखो जब आप लोगों के दिमाग में ये पर्टिकुलरली जो अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले बात की, चर्चा की कि कब हम लोगों के दिमाग में ही नहीं आता, अगर हम लोग सेंटेंस बोलना चाहें तो जब हम खड़े होते हैं सामने तो हमारा दिमाग ब्लैंक, यानी कि हम अगर मान लो कोई सेंटेंस बनाना है, व्हाट्सएप पे कोई डीपी डालना है, हम सोचते तो हैं इंग्लिश में लिखना, लेकिन जैसे ही इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो सोचते हैं कि इसकी मीनिंग क्या थी और ये पास्ट में बना था या फ्यूचर में बना है इसे। तो वहाँ पे क्या होते हैं कि हम लोग जब उसे देखते हैं इस वजह से हम लोग डीपी नहीं जाते। लेकिन अगर वही हमें एरर्स दे दिए जाएँ तो एरर्स कोई, यानी कि कोई ऐसे हो सकता है कभी एरर्स हो जो कि हम लोगों से बच पाएँ, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग एरर्स तो बहुत अच्छे तरीके से इंडिकेट कर लेते हैं, लेकिन जब हमें आती है बात कि वहाँ पे अगर लिखना हुआ, खुद बना के कुछ लिखना हुआ, कि मान लो हम चाहते हैं कि कुछ कोट्स लिखें अपने द्वारा बना के, तो हमें सोचना पड़ता है कि कैसे लिखें। तो अगर हम लोगों के दिमाग में ये बैठा है कि जल्दी से जितना हम ज़्यादा फिक्स कर देंगे अपने दिमाग में कि इनका यूज़ करते हैं, वो उतने ही ज़्यादा हम लोग के लिए बेनिफिट पहुँचाने वाले हैं। और स्पोकन में इन्हीं का रोल होता है ज़्यादा। ये पीछे वाली चीज़ तो अपने आप बनती चली जाएंगी, कितने भी जोड़ते जाओ उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, केवल आगे। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, पहले हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे और सीखते हैं। आई है तो आई के लिए आप क्या यूज़ करोगे, सेल का डेफिनेटली यूज़ करोगे, विल कभी नहीं आएंगे।
जब विल आएगा तो ये पूरा सेंटेंस अपनी दूसरी मीनिंग दे रहा होगा। मैंने क्या बोला, इस बात को ध्यान से समझो। जब यहाँ पे विल का यूज़ करोगे तो ये पूरा जो सेंटेंस बनाया हम लोगों ने, ये अपनी रियल मीनिंग ना देके दूसरी मीनिंग दे रहा होगा। तो उसे हम लोग जब पढ़ेंगे तो वो आगे की चीज़ें हैं। अभी हम लोग, मैंने कई बार बताया कि काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोग एक में मिक्स करके मट्ठा नहीं बना सकते उनका। हमें पढ़ना है और क्लियर रहना अपने माइंड में कि कब हम विल का यूज़ कर रहे हैं आई के साथ, कब जब वो आएगी तो वो नेक्स्ट लेवल की बात है, उसे हम लोग आगे करने वाले हैं। जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई पर मुझे लगा कि वीडियो ऑन है लेकिन वीडियो ऑफ हो चुकी थी, तो मैंने सेंटेंस तो लिख दिया, लेकिन हम लोग कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग सेंटेंस देख लेते थे, जो हम लोग सेंटेंस देखने जा रहे थे वहीं से सेंटेंस कट हो गया था, ठीक है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, जैसे कि एक अभी मैंने बोला कि टेक्निकल एरर हो गई थी, हाँ। तो जैसे कि हम अपने लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं वर्ड्स और अपने वर्ड पावर को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इसके लिए अब जैसे टेक्निकल जो एरर हुई, इसके लिए हम एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं ग्लिच। क्या होता है ग्लिच? ग्लिच का मतलब होता है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो। तो आप इस तरीके से अपनी वोकैब के लेवल को धीरे धीरे अपग्रेड कर सकते हो। अब जहाँ कहीं भी आपको बोलना होगा टेक्निकल एरर हो गई, वहाँ पे आप बोलना कि टेक्निकल ग्लिच हो गई, या केवल सिंपली कहना ग्लिच हो गई। इसका मतलब ही होता है, केवल आप ये यूज़ करोगे ग्लिच हो गई, यानी कि टेक्निकल एरर था वहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से आप अपनी वोकैब को सही कर सकते हो। चलो हम लोग अपने सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ये वाला सेंटेंस कर लिया था, मैं आप लोगों को ये वाला सेंटेंस बताने जा रहा था, तब तक क्या हुआ कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। तो अब चलो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि मैंने एक सेंटेंस लिखा वाई विल और सेल, इसके बाद मैंने लिखा और ही या सी या वी या दे हैव बीन गोइंग मार्केट फॉर 5 आवर्स। तो अब यहाँ पे हमें यूज़ करना था कि हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, जैसे कि यहाँ पे है वाई, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड। अब यहाँ पे विल और सेल किसके अकॉर्डिंग आना था, मैं ये बताने जा रहा था आपको। और यहाँ पे जो मुझे ये समझाने का आपको पर्पस था, अभी मैं आगे आपको समझा रहा हूँ। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे ही है, तो मैंने क्या कहा था कि जो ये ही है, ही, अब यहाँ पे अगर ही आ रहा है तो यहाँ पे विल लोगे या सेल। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ही के लिए क्या यूज़ करोगे, विल का। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि जो फर्स्ट है, यानी कि फर्स्ट वाला, देखो मैं एक बार आप लोगों को फिर से समझा ही देता हूँ इसे अच्छे से। हम लोगों को जब समझ में आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, काफ़ी अच्छी क्लियरिटी हम लोगों को आ जाएगी। देखो मैंने क्या कहा, जैसे यहाँ पे जो पहला वाला है, पहला क्या है ही, तो ही के लिए क्या आएगा जो हमारा ही है, इसके लिए आएगा विल। समझ रहे हो, ये पहले ही के लिए आएगा विल। और यहाँ पे केवल आप इतना देखते चलो, अभी मैं आपको आगे आपको बता रहा हूँ कि मैंने इसे ऐसा क्यों लिखा। अब यहाँ पे देखो, जो दूसरा है आई, अब आई के लिए आप क्या यूज़ करते हो, आई और वी। मैंने पहले बताया था आई और वी के लिए हम यूज़ करते हैं सेल का। तो यहाँ पे जो सेकेंड और थर्ड है, इसके लिए आप यूज़ कर रहे हो सेल का। अब यहाँ पे फोर्थ जो है, फोर्थ के लिए आप फोर्थ के लिए क्या विल सेल का यूज़ करोगे, यहाँ पे दे आएगा, तो दे के लिए क्या सेल लगाओगे, नहीं लगाओगे, इसलिए ये भी कट जाएगा। और इसी तरीके से क्या यहाँ पे जो दूसरा आई और वी है, दूसरे और तीसरे के लिए ये यहाँ विल गलत होगा। इसी तरीके से यहाँ पे चौथे के लिए ये विल सही होगा। अब यहाँ पे मेरे समझाने का पर्पज़ ये है कि जो हमारी यहाँ पे वर्ब आती हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पे आ रही है आगे सेंटेंस में, वो इधर के अकॉर्डिंग, यहाँ के अकॉर्डिंग आती है। यानी कि जो ही और ये हमें अपने पहले माइंड में ध्यान में रखना होगा कि अगर मान लो ही आ रहा है तो उसके लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करें। अगर आई आ रहा है तो उसके लिए सेल लगेगा या विल, इसे हमें पहले सोचना है। तो केवल समझाने का इतना मतलब था, और आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ही के नाते यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, विल। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस में समझो ये 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। यानी कि जब आप यहाँ पे ही का यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको विल सही करना होगा, और जब आप यहाँ पे आई और वी लिखोगे सेंटेंस में तो आपको यहाँ पे सेल का यूज़ करना पड़ेगा, विल कदापि नहीं आएगा। और जब यहाँ पे दे का यूज़ करोगे तो दे के लिए क्या करोगे, विल नहीं आएगा, फिर सेल आएगा। तो आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हुई होगी। इसके बाद काफ़ी मैंने क्या आज हम लोगों ने आज की जो इस वीडियो में देखा वो क्या है कि हमने सीखा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोगों ने देखा, और उसमें हम लोगों ने उसके सभी फंक्शंस को देख लिया। और इसके अलावा हम लोगों ने बीच में बात की अपने डेली लाइफ में हम कैसे वर्ड्स को यूज़ करके अपने डेली लाइफ के स्पोकन में, यानी कि जो हमारी स्पीकिंग स्किल्स हैं उन्हें हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बारे में हम लोगों ने बात की और इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी देर तक डिस्कस किया। और अब जो हम लोगों को देखो, जैसे हम लोग अब तक पढ़ रहे थे, इसमें हमने क्या किया, टेंस टॉपिक को अपने कवर कर लिया। अब टेंस टॉपिक को कवर करने का मेरा मतलब क्या है कि हम लोगों ने बेस कवर कर लिया। अब इस बेस को हम लोग और इम्प्रूव करेंगे। अब इसी तरीके से हम लोग, जैसे कि अब हम लोग जो पढ़ेंगे हो, अब डे बाई डे करके टेंस के हर एक छोटी छोटी जो चीज़ें, छोटी छोटी नहीं, अब आने वाले हैं मेन, यानी कि जो टेंस हैं, अब टेंस का सही रूप आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को भी हल्की चीज़ें, हल्की पूरी टेंस की बेस नॉलेज हो गई है। अब जो आगे आएंगी वो होंगी थोड़ी अपर लेवल की, जो कि हमें समझनी होंगी। जैसे कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है, तो हमने उसमें केवल स्ट्रक्चर्स और इन्हीं के तरीके सब कुछ पढ़ लिया था। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें कंपैरिजन के साथ कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट, पास्ट एंड डेफिनिट में डिफरेंस क्या है। अगर प्रेजेंट एंड डेफिनिट में यूज़, हम क्या यूज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे यूज़ टू होता है, पास्ट में किसी भी आदत को शो करने के लिए यूज़ टू का यूज़ करते हैं, क्या उसी तरीके से हम प्रेजेंट में यूज़ टू का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं, तो इसलिए आप लोगों को ये बता रहा हूँ। और काफ़ी सारी, और हम लोग जो अब आगे आने वाली वीडियोस हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली। क्यों? क्योंकि मैं आपको हर एक वीडियो में अलग अलग तरीके से, देखो, जो हम लोगों का एक टॉपिक होगा वो बैक हैंड चलता रहेगा। जैसे कि ये हम लोगों का टेंस था, अब टेंस के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, टेंस चलता रहेगा, ठीक है। उसकी वीडियोस हो सकता है 1 दिन 2 दिन गैप करके आए, लेकिन वो कंसिस्टेंसी हो सकता है कि एक दिन, जैसे आज टेंस किया है तो आज ना आके, यानी कि कल ना आके फिर उसके नेक्स्ट दिन है। और उसके बीच में हम लोग क्या देंगे, जैसे छोटे छोटे जो यूजेस हैं, छोटे छोटे जो फ्रेजेस हैं, वो फ्रेजेस के मतलब क्या होते हैं इंग्लिश में। जैसे मैंने अभी वीडियो में एक बताया था, बाय एंड बाय। बाय एंड बाय का मतलब होता है नेचर के हिसाब से जब हम धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस को करते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं बाय एंड बाय। तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट लेवल है, इसी तरह हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को जिसलिए सीखते चले। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग केवल इधर अपने टेंस को कवर कर रहे हैं, लेकिन और सारी चीज़ें उधर की हम लोगों की, जैसे कि अगर केवल टेंस के रूल्स पता है या कुछ भी पता है, वैसे रूल्स वगैरह कुछ होते नहीं हैं अकॉर्डिंग, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझो यार, तो जैसे कि मैंने हमेशा कोशिश की है कि आप इस हेडिंग से समझो, ठीक है। अब इस हेडिंग से मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया कि हेल्पिंग वर्ब की क्या निकालोगे, कैसे हेल्पिंग वर्ब इस हेडिंग के अकॉर्डिंग निकलती है। तो फालतू में किसी भी टेंस को रटो मत, क्योंकि अगर रटोगे तो पक्का है कि भूलोगे। जो रटी जाएंगी चीज़ें वो भूलेंगी, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हो तो कॉन्सेप्ट को भूलना फिर हमारे लिए आसान नहीं होता है। जैसे कि अगर आप बचपन में देखो, हम लोगों ने क्या किया था, बचपन में हम लोगों ने ऐड सीखी थी, तो ऐड आज भी अगर हमें किसी को सिखानी होती है तो वो तो भूला नहीं है। हम क्या कहते हैं कि एक कैरी ले लो, इसके बाद इस तरीके से जोड़ लो। तो इसी तरीके से यार, स्टेप वाइज स्टेप अगर हम लोग हर एक चीज़ को सीखें तो सीख सकते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने क्या कहा कि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनमें हम लोग काफ़ी सारे चीज़ों को, जो हमारा एक मेन टॉपिक होगा, जैसे अब टेंस हम लोग स्टार्ट किए हैं तो अब टेंस एक बैक हैंड चलता रहेगा, वीडियोज़ उसकी आती रहेंगे। लेकिन हो सकता है उस वीडियोज़ में थोड़ा गैप हो, उसमें क्या होंगे गैप के बीच में, क्योंकि हमें और सारी चीज़ें, जैसे हम और उसमें देख लेंगे कि मॉडल कैसे यूज़ करें, मॉडल के जो तरीके हैं, जैसे कैन का यूज़ कहाँ करते हैं, मे का यूज़ कहाँ करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं कहाँ, और इन सब का जब यूज़ कर लेंगे तो हम लोग डेली लाइफ में उनसे सेंटेंसेस बनाएंगे। सेंटेंसेस बना बना के हम लोग इस तरीके से सीखने वाले हैं। तो बस इतनी सी नोटिफिकेशन थी आप लोगों के लिए, जो कि आने वाली है नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आप लोग तैयार हो जाओ, मैं भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को सिखाने के लिए तैयार हूँ, और इसके प्रति जो जुनून है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और तो आप लोग भी तैयार हो जाओ, अपने पूरे समर्पण और आत्मविश्वास रखो खुद पे, हम लोग बहुत अच्छा फोड़ने वाले हैं। तो चलो बस।